नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस चीज़ को लर्न करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर रिट और इनविट ये दो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखो क्या होता है, कोई भी पर्सन की जो इनकम का सोर्स होता है वो दो तीन चीज़ों में लगाता है। एक वो लगाता है अपने इक्विटी के अंदर, एक लगाता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर या ईटीएफ के अंदर, या फिर वो लगाएगा किसी ऐसी पैसिव इनकम वाली चीज़ों में जहाँ पर उसको रिटर्न मिलता रहे। जैसे इनविट में लगाएगा, जैसे रिट में लगाएगा, या कोई जिसके पास नॉलेज नहीं होता है तो वो क्या करेगा, वो किसी एफडी में लगा देगा पैसा की सिक्योरिटी में रहे और इसमें कभी रिटर्न मिलता नहीं है। तो आज हम ऐसी चीज़ों में देख रहे हैं कि जिनके अंदर हर 3 मंथ्स पे 2 मंथ्स पे आपको अच्छा डिविडेंड भी मिलता रहे एक अच्छी इनकम के अकॉर्डिंग, और ग्रोथ भी मिलती रहे, और टाइम के साथ में एक पैसिवली इनकम जनरेट होती रहे जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आजकल के टॉपिक का एक सिनेरियो चल रहा है रिट का और इनविट का, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोग कुछ देर बैठे रहिए मेरे साथ में, मैं आपको इनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अच्छे से आप इसको समझो और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में इनको जगह दो, ताकि ये फ्यूचर में आपके लिए रीबिल्ड करने में काम आए। अकेले स्टॉक्स पर, म्यूचुअल फंड पर, ईटीएफ पर आप केवल निर्भर मत रहिए। देखो रिट और इन्वेट क्या होते हैं, कुछ ये क्या होते हैं, ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एसोसिएट करते हैं और उनके साथ तैयार करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सेबी से रेगुलेट होते हैं। आपसे पैसा लेंगे अपना ट्रस्ट के अंदर और उससे बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। रियल इस्टेट में कहेंगे तो वो रिट बन जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इनविट बन जाएगा। इस प्रकार के क्या होता है, लीगली एंटिटी होते हैं जो कि एक अच्छे लेवल पे आपके लिए काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब समझते हैं। देखो पहले आता, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचने की कोशिश करूंगा, बहुत शॉर्ट में वीडियो चलाऊंगा ताकि आप इसकी बेसिक चीज़ें हैं वो समझ जाओ। अननेसेसरी जो चीज़ें होती है वो हमें समझने की ज़रूरत है नहीं। रेट क्या होता है, नाम से ही स्पेशली इंडिकेट होता है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, वो होता है रिट। अब रियल इस्टेट में क्या करेगा, रिट आपसे पैसा लेगा, एक ट्रस्ट है रिट जो कि क्या करता है, आप लोगों से पैसा लेता है और उस पैसे को किसी ऑफिस की बिल्डिंग बनाने में लगा दिया कि 300 मंजिला की बिल्डिंग, 300 क्वार्टर की बिल्डिंग बना दिया, उससे रेंट लेगा। फिर आईटी पार्क बना देगा, फिर अलग अलग कंपनियों से वहाँ से रेंट लेगा मंथली। कुछ शॉपिंग मॉल्स बना दिए, उसमें 300 से 500 के आसपास शॉपिंग मॉल्स में दुकानें बना दी, उनसे रेंट लेगा। कहीं वियर हाउस बना दिए, कहीं होटल्स बना दिए, और इन सब से क्या करेगा, मंथली इनकम जनरेट करेगा। उस मंथली इनकम का कुछ हिस्सा 80-90% हिस्सा आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 10 से 20% हिस्सा अपने पास रखेगा ताकि ट्रस्ट को डेवलप किया जाए और बेस्ट बनाया जाए। तो ये होता है रेट। अब इसमें क्या होता है, हर महीने की जो कमाई होती है उसका जो भी डिविडेंड होता है वो इन्वेस्टर के पास चला जाता है, एक हिस्सा अपने पास रख लेता है। तो जब पैसिव इनकम की बात आती है तो छोटा छोटा हिस्सा सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये रेट होता है। अब रियल एस्टेट में क्या होता है, आने वाले टाइम में क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा या कम होगा। देखो केवल ड्रॉप डाउन हुआ था किसमें, कोरोना में, उस टाइम ऑफिस बंद हो गए थे, ऑफिस बंद हो गए तो उस टाइम ये सब चीज़ें बंद हो गई। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑफिस की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब हर एक बंदा ऑफिस नहीं बना सकता। आप ऑफिस बनाने जाओगे तो 10 से 15 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर डेवलप करो, फिर आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का झंझट, फिर आपको उसके लाइसेंस का प्रॉब्लम, फिर उसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में आपको मेंटेनेंस करना है, हर चीज़ें करनी है। तो ऐसे करके 10-15 लाख के बाद भी आप उसको ऑपरेट करने के लिए कैपेबल होते हो। लेकिन आपको यदि 5,000 रुपये पर मंथ के ऊपर ऑफिस स्पेस मिल जाता है, अब वो ऑफिस स्पेस मिल जाता है, कई बार आपको पूरी ऑन कंपनी के लिए चाहिए तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ पे मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपये पर मंथ पे मिल जाएगा। तो 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक साथ डालने वाला किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। किसी को 1 रूम का ऑफिस चाहिए, किसी को 5 रूम का ऑफिस चाहिए, किसी को मल्टीपल ऑफिस चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें अपने आप में डेवलप करते हैं और सबको देते हैं। तो ये देखो आने वाले टाइम में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो ये सब चीज़ें ग्रो होने वाली, इसी के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट काम करते हैं। अब इंडिया के ट्रस्ट कौन कौन से हैं ये हम लास्ट की स्लाइडों में देखेंगे कि इन्होंने कितना % रिटर्न दिया, मंथली कितना आपके पास इनकम होती है, ये सब चीज़ें उन सब के बाद में चेक करेंगे। ये है कि हाँ ये इनकम सोर्स जनरेट कैसे करते हैं, वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। मंथली इनकम कलेक्शन करते हैं, उस मंथली इनकम कलेक्शन को, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ में आप लोगों के पास में, बस यही। और इसका इनके पास में और कोई फंडा ही नहीं है, ये बस सीधा बनिए की तरह काम करते हैं अपने लेवल पर कि आपके पास में आएगा पैसा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ हिस्सा अपने पास में रख लेना है बस। इसके बाद में हमारे पास में आता है
इनविट समझने में बहुत आसान है, देखो इसमें कोई इतना झमेला ही नहीं है। वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था, ये क्या है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे कोई फास्टैग वाली टोल रोड इकट्ठी बना दिया, जैसे स्टेट हाईवे बना दिया, नेशनल हाईवे बना दिया, उसके ऊपर से टोल का कलेक्शन करने लग गए, या फिर कोई पावर ट्रांसमिशन लाइन बना दी जो कि लाइफ टाइम चलती रहती है, 2-4 साल 5 साल 10 साल की तरह नहीं चलती है। इन रोड की तो फिर भी एक लिमिटेशन होती है कि 8 से 10 साल तक, कई बार ये तो फर्जी से बना देते हैं कि 1 साल में भी टूट जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कलेक्शन करने के बाद में इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वापस रिक्रिएट कर लेते हैं। एक बार पावर ट्रांसमिशन चल गया, बिजली का काम एक बार बन गया, उसके बाद उसमें चेंजेस नहीं होते, उसमें खर्चा नहीं होता, एक ही बार होता है, वो चलता रहता है लाइफ टाइम। बाद में रिन्यूएबल एनर्जी के कोई प्रोजेक्ट लगाने हैं, कहीं कोई गैस पाइपलाइन डालनी है, कोई टेलीकॉम टावर्स बनाने हैं, इन सब में रिट इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रियल एस्टेट के कंपैरिजन में, पर इनकम का सोर्स दोनों का इक्वल जैसा ही होता है, इतना कोई डिफरेंट नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को ये समझना होगा कि रिट और इनविट में डिफरेंस क्या है। तो ये क्या होते हैं, इनविट होते हैं। अब इनविट में और इसमें देखो दोनों के अंदर सिमिलरिटी होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी कैसे होगी, सिमिलरिटी की जैसे वो ट्रस्ट में पैसा लेते हैं वैसे ही इनविट वाले लेते हैं, जैसे और वैसे ही रिट वाले लेते हैं। पैसे को सेम अलग अलग अपने अपने कामों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही कलेक्शन करते हैं और मंथली आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर इनमें डिफरेंस जानना भी बहुत ज़रूरी है, वो तो वर्किंग स्टाइल होगी इनकी। इनमें क्या, रिट वाले क्या करेंगे, कॉमर्शियल रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि इनविट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे। इनका भी मंथली सोर्स क्या होगा, रेंट से आता है, जो भी रिट वाले काम करेंगे, क्योंकि मंथली ऑफिस का रेंट आएगा, ये आएगा। इनके पास में कोई टोल पावर से कमाएगा, कोई पावर ट्रांसमिशन से कमाएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई रेवेन्यू से कमाएगा, इस प्रकार से कमाता है। तो असेस्ट क्या होते हैं इनके, रिट वालों के पास कोई ऑफिस है, मॉल है, वियर हाउस है, जो कि इनकी रेंट के ऊपर दिया हुआ था वो होता है। इनका क्या होगा, कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ट्रांसफॉर्मेशन, गैस पाइपलाइंस, या कोई अलग ही एनर्जी वाला सेक्टर होता है, तो वो होता है। देखो रिस्क की बात आती है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट रिस्क लिखा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी रिस्क लिखा हुआ है। इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कुछ लोग रिस्क बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, कहते हैं कि कोरोना जैसा फॉल आ गया तो उसके अंदर प्रॉपर्टियों के दाम गिर जाते हैं। अरे भाई, प्रॉपर्टियों के दाम नहीं गिरते। आप लोगों की कैलकुलेशन पता नहीं क्यों, एक तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग मारवाड़ी रह गए तो हम लोग उन चीज़ों की कैलकुलेशन बाल के खाल तक निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टियों के दाम कब गिरेंगे, जब आपकी जेब में पैसा नहीं है और पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं है। हमारे देश में पॉपुलेशन की ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है तो डिमांड भी है वहाँ पर, और डिमांड है तो किसी भी रेयर कंडीशन को छोड़कर प्रॉपर्टियों के दाम नहीं गिरेंगे कभी भी, किसी भी हालत में। चाहे टीवी चैनल्स वाले, यूट्यूब वाले कितना ही अपना ज्ञान बखार दे, कितना ही ज्ञान बखेर दो, आप अपने पास में चाहे जितना आपके पास में वो उड़ेल दो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। किताबी कीड़े होते हैं ना, उनका थोड़ा सा जो ज्ञान होता है ना इकोनॉमी का, वो निकालने के लिए कोशिश करते हैं। वो ये डिफ्लेशन आ जाएगा, ये इन्फ्लेशन आ जाएगा, ये रिसेशन आ जाएगा, प्रॉपर्टियाँ नहीं बिकेगी, सारी बिकेगी। जिसको रहना है ना वो मकान बनाएगा, लोन लेके बना लेगा, लेकिन करेगा सब चीज़ें। तो रिस्क क्या है, प्रॉपर्टी मार्केट हमेशा ग्रो ही होता है, मेरी नज़र में तो डाउन नहीं जाता है, कभी नहीं जाएगा, लाइफ टाइम नहीं जाता। ये मार्केट ऐसा होता है, एजुकेशन, हेल्थ और प्रॉपर्टी कभी नीचे नहीं जाता। ये तीनों सेक्टर कभी नहीं जाएंगे नीचे, बाकी सब उतार चढ़ा। हाँ, अब कोरोना जैसा फॉल यदि 1 से डी के आ गया तो उस टाइम प्रॉपर्टी के मार्केट की वैल्यू नहीं गिरी है, लोगों की परचेजिंग पावर गिर गई 2 साल के लिए, और तीसरे साल में देखो डबल ट्रिपल होके बिकी है, सारी चीज़ें डबल ट्रिपल होके बिकी है। तो यही चीज़ें में कोई इतना भयंकर वाला रिस्क नहीं। ये हो सकता है रिस्क इसमें कि कोई ट्रस्ट होता है वो गफला कर देता है, ट्रस्ट होता है वो बेईमानी कर लेता है, चीटिंग कर लेता है, वहाँ वो रिस्क होता है। तो वो तो स्टॉक में भी होगा, म्यूचुअल फंड में भी होगा, आपके किसी और भी चीज़ में हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी रिस्क, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई पाइपलाइन डाली हुई है, वो पाइपलाइन कहीं पर लीकेज हो गई तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो हमारे लिए रेगुलेटरी टीम रखी जाती है, उसके लिए मॉडरेट किया जाता है। जब इतना बड़ा आप करोड़ों का काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपका लाखों की सैलरी देकर किसी को मैनेजमेंट के लिए भी रखते हो, तो वो रिस्क भी सोल्यूबल है। ग्रोथ कैसी होती है इसकी, मॉडरेट ग्रोथ है, और ये मॉडरेट टू हाई डिपेंडिंग असेट है। देखो मॉडरेट ग्रोथ क्यों है, क्योंकि एक बार जो आ गया ऑफिस भर चुका, वो बार बार नहीं आता है, इसलिए इस पैसों को वो जोड़ के नया बनाने में उनको टाइम लगता है, 1 साल 2 साल, ऐसे नहीं कि फटाफट बना दिया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, इसलिए बहुत हाई स्पीड में ग्रोथ नहीं होती है। पर ग्रोथ कैसी होती है, सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। देखो ऐसे चलती है इनकी ग्रोथ, कुछ चीज़ों की ग्रोथ ऐसे चलती है ऊपर की तरफ, लेकिन इन लोगों की ग्रोथ कैसे चलती है, ऐसे चलती है।
हमेशा टाइम के साथ में ये लोग चलते ऊपर ही है, नीचे नहीं आते, लेकिन स्लो चलते हैं। अब स्लो चलते हैं तो फायदा है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लो चलो, लेकिन आपको तो फायदा ही होने वाला है। अब मेजर जो इंडिया के रेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। रेट्स कौन से हैं, इनविट्स कौन से हैं। मैंने 3-4 का नाम लिया है जो कि हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे रिट है तो एम्बेसी ऑफिस पार्क रिट है, इंडिया का फर्स्ट लिस्टेड रिट है। आप इसका चार्ट लगा के देखना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर या किसी के भी ऊपर, ये आपके लिए देखना कि इसमें आपको डिविडेंड कितना महीने का मिल रहा है, कितने लेवल पे काम किया। दूसरा है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट, ये कॉमर्शियल ऑफिशियल स्पेस देता है मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई 4 सिटी में, तो ये भी आपके लिए देखा है। यहाँ पर ये है कि बुकफील्ड रियल एस्टेट, ये ट्रस्ट वगैरह में बस आप इतना देखना कि ये डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं और 2020 में क्या लेवल था, 2023 में क्या लेवल था और 2025-26 में क्या लेवल है। एक साल में कितना रिटर्न आता है, 3 साल में कितना रिटर्न आता है, 5 साल में कितना रिटर्न आता है। एक साल पर डिपेंड नहीं होता है, 3 साल में देखना, 3 साल में ग्रोथ और 5 साल की ग्रोथ, तब जाके आपको उसका कंपैरिजन होता है। एक साल में कभी ग्रोथ मत देखना, एक साल की ग्रोथ नहीं देखी जाती है, एक साल के बाद 3 साल और 5 साल की ग्रोथ देखी जाती है। 3 साल में इन्होंने रिटर्न नहीं दिया तो बेकार है, 5 साल में रिटर्न नहीं दिया तो बेकार है, फिर कभी हाथ ही मत डालना उसमें, चाहे कोई कितना ही उसको अच्छा बता दे। 3 साल में उसने बेहतरीन रिटर्न दिया है और 5 साल में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न होगा ही होगा, लेकिन एक साल में रिटर्न नहीं दिया तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है करेक्शन मोड में हो, वापस नीचे आके ऊपर चला जाए। स्टॉक के जैसे ही ट्रेड होता है वैसे ही चलता है। अभी यहाँ मेजर इन्वेट्स कौन से हैं, देखो इंडिया ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, दोनों के दोनों पावर सेक्टर के हैं। और ये तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का ही पार्ट है एक तरह से, उसी की ऑनरशिप में है। IRB इन्वेस्ट फंड है जो कि टोल रोड वगैरह, नेशनल हाईवे वगैरह बनाता है। इधर नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सेपरेट और बना रखा है अपना, तो हाईवे से जो भी टोल आता है उसका भी कलेक्शन होता है। अब इनमें क्या है, एक चीज़ को ध्यान रखना, जैसे स्टॉक ऊपर जाता है वैसे ये भी ऊपर जाते हैं, और फिर इनमें भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये भी नीचे आते हैं, फिर ये ऊपर जाते हैं, फिर इनमें नीचे आता है। जैसे सेम स्टॉक ट्रेड होता है वैसे ये भी ट्रेड होते हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए एक को एग्जांपल लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं एग्जांपल लूँगा नहीं क्योंकि मुझे किसी और मीटिंग के लिए निकलना है। आपको मैं एक बार दिखा दूंगा। देखो रिट और इनविट में एडवांटेज देखो कि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्टेबल होती है। लो कॉस्ट एंट्री कॉस्ट हो जाती है हमारी, दोनों के अंदर लो कॉस्ट एंट्री होगी हमारी। रेगुलर कैश जनरेट होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। प्रोफेशनली लोग मैनेज करते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं है इन चीज़ों की, बिल्कुल टेंशन नहीं। नेशनल हाईवे को कौन मैनेज करेगा, गैस पाइपलाइन को कौन मैनेज करेगा, सब प्रोफेशनली हाई लेवल के लोग होते हैं, आपको टेंशन नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और सेबी से रेगुलेट होते हैं, दोनों तरफ होता है वो, कोई टेंशन नहीं। डाइवर्सिफाई होता है पोर्टफोलियो को अपना, कि आप इसमें भी डालो, ETF में भी डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, सबसे बेस्ट है। स्टेबल रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ें अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कंडीशन रिट के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि आप रिट में होते हो तो वहाँ पर नहीं होती है। अब यहाँ रिस्क फैक्टर में देखो बहुत ज़्यादा नहीं है। सब लोगों ने कहा कि ये हो सकता है, मैं रिस्क फैक्टर को बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि ये कल्पनाओं में होती है। अभी मैं कभी एक बार दिल्ली जाके आया था इस बार, तो वहाँ पर देखा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्राइजेज डिक्लाइन करेंगे। कैसे डिक्लाइन करेंगे, ऑफिस की 300 की मेजरमेंट है, आप 300 ऑफिस बना के बैठे हो और 800 लोगों की डिमांड है कि मैं ऑफिस चाहिए, आप क्या डिक्रीज कर लोगे उसको? ये कल्पनाओं में होती है, डिक्रीज ऐसे नहीं होता है। खाली पड़ा है कॉम्प्लेक्स तो कोई बात है, लेकिन दिमाग वाला होना चाहिए, उसको रातों रात बेच देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। किस प्रकार से करना है, कि सेल का मतलब रेंट पे दे देना चाहिए, वो कैसे उसका दिमाग चलना चाहिए कि कैसे नहीं है। इतनी ज़रूरत नहीं है, आजकल प्रॉपर्टियाँ कहाँ है कि खाली रह जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैकेंसी रिस्क टैलेंटेड लीव्स, देखो क्या होता है, वैकेंसी रिस्क की प्रॉब्लम होती है, ये खाली रह जाते हैं ना, तब इनके पास में रेंट नहीं आता है। अब रेंट कब नहीं आएगा, जब इनके पास में यहाँ पर रेंट आएगा ही नहीं तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अब इन्होंने बनाया है तो वहाँ ये पेड न्यूज़ चला चला के उस चीज़ को वहाँ तक बुला ही लेते हैं। और देखो क्या है, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि पेंट को सीने से पहले यदि दर्जी होता ना, वो बाथरूम करने के लिए दरवाजे पहले बना लेता है। तो जब ये लोग 500 करोड़ 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर किसको कैसे लेकर आना है ये पहले ही रास्ता बना लेते हैं। इतने बेवकूफ़ नहीं है कि परचून की दुकान चला रहे हैं, कोई 150 रुपए से काम नहीं करते हैं, बड़े लेवल पे हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छे लेवल पर ये काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें हो जाती है। तो ये रिस्क कोई इतना मेंटेन नहीं करती। हायर इंटरेस्ट रेट कैन रिड्यूस द अट्रैक्टिव ऑफ द रेट्स, देखो इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि आपसे जो पैसा आता है वो कोई लोन पे पैसा नहीं आ रहा है,
ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, स्लो डाउन जैसी कंडीशन आती है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट इसमें इफेक्ट नहीं होता है। अब इधर वाली चीज़ें हैं कि रेगुलेटरी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई, हाँ गवर्नमेंट पॉलिसी इसके ऊपर इफेक्ट करती है। रातों रात इन्होंने टोल को हटा दिया तो, लेकिन गवर्नमेंट हटाती नहीं है क्योंकि इन्होंने जो पैसा दिया है ना उसके अंदर एग्रीमेंट होते हैं पहले कि हम 10 साल तक इस चीज़ के ऊपर वेरी करेंगे, तो वो 10 साल ही रहता है। उसमें वो एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर उसको निकाल नहीं सकते कि पॉलिसी नहीं बना दी आपके लिए, इस प्रकार से, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। लोअर देन एक्सपेक्टेड ट्रैफिक ऑन द रोड्स। अब ट्रैफिक तो देखो आज के पास, किसके पास ट्रैफिक नहीं है, कौन सी रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं है। ट्रैफिक नहीं आया तो इनके पास कमाई नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। किसी भी एक रोड के ऊपर चले जाओ, भर भर के ट्रैफिक होता है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है ना इंडिया की, उस हिसाब से लगता है कि आने वाले देश में हम अपने आप को वर्ल्ड बना लेंगे। ऑपरेशनल इशू आते हैं, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना उसमें ऑपरेशनल इशू नहीं आता है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन चलाना है, आपको पैसे निकालने हैं, तो ऑपरेशनल इशू कैसे आएंगे, आप उस चीज़ को पहले ही तैयार करके रखोगे। कनेक्टिव वगैरह, ट्रस्ट वगैरह, ऑनरशिप वगैरह में एक कुछ ऑन फ्यू असिस्ट वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इसमें भी कोई इतना इशू नहीं होता है। जब आप देखोगे इन सब चीज़ों में तो ये सब चीज़ें निगलेक्ट हो जाती है, इसलिए लोग इनमें इन्वेस्ट करते भी हैं। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो स्टूडेंट लाइफ में है या जो ओल्ड एज में है, जैसे मैं मान लीजिए मेरी 50+, 55+ एज है, तो मेरी जो एज ग्रुप की लाइन है, मेरे को क्या चाहिए, एफडी से कंपैरिजन में ज़्यादा चाहिए, और मेरे को हर 3 महीने के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए कि मेरे को रिटर्न आता रहे। तो मैं इनविट में जाऊँगा। इनविट में क्यों जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर हर 2-3 महीने के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे लेवल का डिविडेंड आप पर आता रहता है 3%, 4%, 3%, 4%, जो कैलकुलेशन करने पर इतना बैठ जाता है आराम से। तो वो कंपैरिजन में जो इनविट होता है उसकी प्राइस को भी इंक्रीज कर देता है, लेकिन आपको जो डिविडेंड मिलता है वो साइड में होता है, वो अलग से एक्स्ट्रा बोनस होता है। तो यहाँ पर 55 वाले एज वालों के पास में ये सरप्लस हो जाता है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। जो वैसे तो हेल्पफुल 18 वालों के लिए भी है, 18 की एज वालों के लिए भी है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, आप जवानी में होते हो, तो 18 से लेकर 40 तक बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं, ये सेविंग मोड होता है। 45 से लेकर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चों की शादी करना है, सेटलमेंट करना है, किसी को घर दिलाना है, किसी का कोई फंक्शन करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको पैसा चाहिए ही चाहिए होता है। तो रिट में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इधर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में कुछ बनना नहीं है, 2-4 साल 5 साल पड़े रहेगा तभी होता है। तो जो चीज़ें सेम म्यूचुअल फंड पे लगती है, जो चीज़ें सेम स्टॉक पे लगती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर ही लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिट और इन्विट आपको मैजिक कर देंगे, फटाफट कोई अलादीन का चिराग दिखा देंगे और आपके लिए वो सूटेबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपको केवल एक दिखाऊंगा, एक मेजर का जो इंडिया का रेट होता है उसका मैं चार्ट खोल देता हूं, और एक मैं आपका कोई भी इनमें से एक हम लेंगे क्या, जो इनविट होता है। बाकी सब लोग आप अपने अपने चार्ट के ऊपर इनको स्टडी करना, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है लोगों को देखने में। सिंपल है कि हम एक चार्ट खोल लेते हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू पर जाता हूँ और ट्रेडिंग व्यू पर जाके इनमें से कौन सा देखें, चलो यही देख लेते हैं, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, और इधर देख लेते हैं पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या इंडीग्रिड देख लेते हैं, माइंड स्पेस। बिजनेस ये आ गया, ऊपर ही ऊपर आ जाता है। लॉन्च चार्ट करते हैं, मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ इसका, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए मैं डार्क थीम को बंद करता हूँ। अभी ये क्या है, ये मेरे चार्ट के ऊपर लगा हुआ है वीकली चार्ट। अभी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा वीकली चार्ट में, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कि 2024 में 2025 में यहाँ पर क्या है, ये कब से शुरू करके दिखा रहा है, यहाँ पर 2021 के आसपास ये शुरू हुआ है। 2023 का ये लेवल कितने का है, 300 रुपये का है। 2025-26 चल रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपए के ऊपर चल रहा होगा। अभी मैं यहाँ इसको एडजस्ट कर देता हूँ अपने आप को, या यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इसका लेवल देखो आप क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसों में ग्रोथ नहीं हुई है स्टॉक के कंपैरिजन में, लगभग 500 रुपये के आसपास पहुँच गया। 497, तो ये 500 रुपये हम मान के चलते हैं, 500 रुपये पे पहुँच गया है।
कितना परसेंट का ग्रोथ है वो देखते हैं। सबसे पहले 2023 से लेकर 24, 25, 26 3 साल के अंदर हमें कितना परसेंट का ग्रोथ मिला है। तो मैं इस लेवल 2024 से 23 से निकालता हूं तो हमारे पास में लगभग 67% का रिटर्न है। कंपैरिजन में क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करते हैं एफडी से कि एफडी के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है, 67% का रिटर्न है 3 साल का, तो वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुल मिला के बहुत अच्छा रिटर्न। लेकिन इन 3 सालों में यहाँ पर क्या है, 4 रुपये 80 पैसे का इसने यहाँ पर डिविडेंड दिया है। अब ये 4 रुपये 80 पैसे यहाँ ये जुड़ते जुड़ते देखो कितने हो जाएंगे, 480, फिर 480, फिर 480, फिर 480, फिर 480, फिर 5 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 5 32, 6 44, 5 79, 5 83, 5 83, 6, यानी इतना तो हमें डिविडेंड मिल रहा है। अब इसमें कितने रुपए मिल गए हमें, मैं इस 480 को एक बार 5 मान लेता हूँ, 5 रुपये, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 51 और 5 56, 56 और 5 61, 61 और 5 66, 66 और 6 72, 72 और 6 78। ऊपर वाले जो 0.61 67 वो हमने छोड़ दिए क्योंकि कहीं पर हमने 0.20 था, उसको भी हमने छोड़ कर रखा है। तो लगभग 71 रुपीज़ के आसपास आपको क्या हुआ है, 71 रुपीज़ आपको डिविडेंड मिल गया। अब कोई चीज़ डिविडेंड में आ रही है 71 रुपीज़ देकर, 71 रुपीज़ तो आपको डिविडेंड मिल गया इसके अंदर, और यहाँ पर 61% के आसपास, 67% के आसपास आपकी ग्रोथ मिल गई। अब इसमें और क्या चाहिए ये बताओ, ये 71 कितना परसेंट आएगा इसके लगभग। जब आपने बाई किया है, मानते हैं कि आपने 300 के ऊपर बाई किया, तो जो 300 है उसका 71 कितना परसेंट के आसपास होता है, लगभग 42% हो गया कि 42 तो नहीं होगा, 72, 340, 4 7 वॉट एवर जो भी आता है। पावर ग्रिड इंडीग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंडीग्रिड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये रहा इंडीग्रिड, ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा है ऐसा लग रहा है। ओके, अभी यहाँ पर देखो आप क्लियर कट एक चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ 2020 से, ये कोरोना वाला काल है, उसके बाद में देखो तो कोरोना वाले 2019 में नीचे आया, ड्रॉप डाउन हुआ है, वैसे स्टॉक में करेक्शन होता है वैसे ही करेक्शन हुआ है, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये कोरोना का फॉल का करेक्शन है। इसके बाद में इसने वापस अपसाइड का मोमेंट लिया, फिर ये करेक्शन हुआ है, यहाँ पर करेक्शन नॉर्मल हेल्थी होता है, फिर चलता है वापस से ऊपर। तो करेक्शन वगैरह तो होते रहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। हम 2023 से लेकर 2026 के बीच 3 साल का रिटर्न देखते हैं कैसे। वैसे तो यदि हम 5-6 साल का रिटर्न भी देखें तो हमारे को यहाँ पर मिल रहा है 120%, 121% के आसपास, ठीक है, एफडी के कंपेरिजन में बहुत अच्छा है। लेकिन हम देखेंगे 2023 से 3 साल का रिटर्न, अभी हमारा 26 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ मिल रहा है 40% का रिटर्न। 40% के रिटर्न में हम लोग 2023 से इसका डिविडेंड भी देख लेते हैं, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 3.55, 3.55, 3.55, 3.75, 3.75, 3.75, ये खुद कितने का है, 176 का है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, 20, 23, 26, 30, 34, 38,
38 और 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50, 50 और 4 54, 54 और 4 54 और 4 58, लगभग 60 रुपीज़ के आसपास आपका डिविडेंड आ गया। अब आप ये देखो कि 3 साल में कोई चीज़ 129 130 रुपीज़ पर आप बाइंग करते हैं, ये मान लेते हैं कि 3 साल का रिटर्न, तो 130 के ऊपर आपने बाइंग किया, उसमें से आपने 60 रुपीज़ का तो क्या किया, आपने डिविडेंड ले लिया, तो 6 दूनी 12, लगभग आपको 45% के आसपास आपको क्या हो गया, केवल डिविडेंड मिल गया है, डिविडेंड मिल गया। और इसकी जो ग्रोथ मिली है अलग से, वो ग्रोथ अलग हुई है। अब जो 60% के आसपास आपको ग्रोथ मिली है, उसमें आप 45% भी जोड़ देंगे तो लगभग 105% के आसपास आपकी ग्रोथ है। तो ये तो बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ होता है। इतना ग्रोथ आपको किसी भी स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे लेवल पर, रिलायबल लेवल पे मिल जाती है। ये जो कंसिस्टेंटली आपके पास में 3 रुपये, मान लेते हैं आपके पास में 1 लाख रुपए के भी आपके पास में फंड है और आज की रेट पे आप खरीद लेते हो, तो 1 लाख में कितना आएगा, आप ये देख के मानो कि 175 के ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके पास में 571 यूनिट आते हैं। और वो यदि आज के लास्ट डिविडेंड कितने का दिया है वो देखते हैं। लास्ट डिविडेंड दिया 4 रुपये 12, इसमें बीच में 6 भी था क्या, मेरे को ऐसा कैलकुलेट हो रहा है। ओके, केवल 4 रुपये हम इसका डिविडेंड मानते हैं। तो आपको हर रिजल्ट के अनाउंसमेंट पे, जैसे ही इनका रिजल्ट आ रहा है मई के बाद में अगस्त में, तो 2284 रुपये लगभग आपको हर एक क्वार्टर के अंदर आपका डिविडेंड आ रहा है। तो आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते रहिए और वापस से आप इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करिए और इन सब चीज़ों को देखिए कि कितना क्या सूटेबल है कि नहीं। अब आपको लोगों को ये पैसिव चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अपने स्टॉक्स तो है ही, निफ्टी है ही, बैंक निफ्टी है ही, ETF है, म्यूचुअल फंड है, वो भी बेस्ट लेवल पर है। मैं क्लियर कर दूं कि मेरी तरफ से किसी भी प्रकार से कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मैं किसी भी प्रकार का कोई टिप्स अवेलेबल नहीं करवाता हूं, इसलिए अपने ऑन रिस्क के ऊपर अपना खुद का एनालिसिस करें और खुद के लेवल पे ही आप उसकी स्टडी करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर प्रेस करिए। नमस्कार।